अमोदिता अपनी जान की गुहार लगा रही थी, पर उस अदृश्य शक्ति पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। उस अदृश्य शक्ति ने पूरी तरीके से अमोदिता को अपने शिकंजे में जकड़ कर रखा हुआ था। अमोदिता समझ गई थी कि अब वो नहीं बचने वाली, चाहे वो कितना भी चीख ले। वो यक्षिणी के चंगुल में फंस गई थी। अमोदिता अपनी आंखों के सामने अपनी आबरू को लुटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो लाज के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, वो अदृश्य स्पर्श जो उसे उसके तन बदन में महसूस हो रहा था, वो होना बंद हो जाता है। जब वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने योग टॉवेल लपेट कर खड़ा हुआ था। वो अभी अभी नहा कर निकला था। योग हैरानी के साथ अमोदिता से कहता है, अमोदिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये बताओ, मेरे बेड पर क्यों लेटी हुई हो? अमोदिता हकलाते हुए कहती है, वो युग जी, यहाँ पर ना कोई मेरे साथ। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो सोचने लग जाती है कि यदि मैंने युग को ये बता दिया कि यहाँ पर यक्षिणी मेरे साथ वो सब कर रही थी, तो वो कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। युग जी मुझे पागल समझने लग जाएंगे। वो कभी एक पागल लड़की से शादी नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे पागल समझे। युग अमोदिता को टोकते हुए कहता है, अरे कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? अमोदिता युग के बिस्तर पर से उठते हुए और उस पर बिछे गद्दे को हाथ लगाते हुए कहती है, युग जी, मैं ना चेक कर रही थी कि यह गद्दा कैसा है। बड़ा ही मुलायम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। युग को अमोदिता की बातें बड़ी अजीब लगती है, पर वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना अगला सवाल अमोदिता की तरफ फेंक देता है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अमोदिता युग को उसका मोबाइल दिखाते हुए कहती है, वो आप ना कल अपना मोबाइल वहीं पर भूल गए थे, तो वही देने आई हूँ। युग मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं तो परेशान हो जाता अपना मोबाइल ढूंढते ढूंढते। इतना कहकर युग अपना मोबाइल लेने के लिए अमोदिता के पास जाने लग जाता है। तभी अमोदिता अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद करने लग जाती है और शर्माने लगती है। युग सोचने लग जाता है कि ये अमोदिता अचानक से शर्माने क्यों लग गई। तभी उसका ध्यान उसके शरीर पर जाता है और उसे याद आता है कि उसने कपड़े नहीं पहने थे, बस टॉवेल लपेटा हुआ था। युग अपने सीने को अपने हाथों से कवर करते हुए कहता है, अरे सॉरी। इतना कहकर युग जल्दी से बेड के पास रखे उसके सूटकेस को खोलता है, उसमें से अपने कपड़े निकालता है और वापस वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। अमोदिता सोचने लग जाती है कि यही सही मौका है युग जी के कपड़ों में उनका बाल ढूंढने का। अमोदिता बेड के ऊपर ही रखे युग के शर्ट लोवर उठाती है और उसके अंदर युग का बाल ढूंढने लग जाती है। कहाँ पर है युग जी का बाल? मिल जा मिल जा मिल जा, कहाँ है? यही बड़बड़ाते हुए अमोदिता युग का बाल ढूंढ रही थी और उसकी किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि उसे शर्ट के ऊपर एक बाल मिल भी जाता है। अमोदिता उस बाल को शर्ट में से निकालते हुए कहती है, मिल गया। जैसे ही अमोदिता उस बाल को अपने हाथों में पकड़ती है, युग वॉशरूम से कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ये तुम मेरे कपड़ों के साथ क्या कर रही हो अमोदिता? अमोदिता घबराते हुए कहती है, वो युग जी, वो ये कपड़े बिस्तर पर पड़े हुए थे ना, तो मैंने सोचा घड़ी करके रख देती हूँ, पर इनमें से तो पसीने की स्मेल आ रही है। आपने इन्हें धोया नहीं है क्या? अरे धोने के लिए तो निकाले, और स्मेल आना तो बनता ही है। इन्हें वो कायर। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अमोदिता बीच में बोल पड़ती है, अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं युग जी? मैं धो देती हूँ ना आपके कपड़े, और भी कपड़े हो तो दे दीजिए, मैं फटाफट धो दूंगी, वो भी एकदम चकाचक। अरे नहीं अमोदिता, मैं धो लूंगा, और मुझे ना मेरे काम खुद करना पसंद है, ना कि किसी और से करवाना। अमोदिता फुसफुसाते हुए कहती है, पर मैं कोई और थोड़ी हूँ, मैं भी तो आपकी अपनी ही हूँ ना, आपकी होने वाली पत्नी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, ये लीजिए आपका मोबाइल। अमोदिता ने युग को उसका मोबाइल देते हुए कहा। युग अमोदिता के हाथों से अपना मोबाइल ले लेता है। अच्छा, अब मैं जाऊं युग जी? माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है, जाओ। अमोदिता वहां से जाने लग जाती है।
अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी युग उसे रोकते हुए कहता है, अरे 2 मिनट रुको, एक काम करो, अपना नंबर मुझे देते जाओ। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, क्या कहा? मेरा नंबर? क्यों युग जी? अरे बड़ी माँ और घर के बाकी सबका हालचाल पूछने के लिए। अब मेरे पास तो किसी का नंबर है नहीं, ना ही बड़े पापा को कॉल कर सकता हूँ, तो तुम ही मेरी बात करा दिया करना और सबका हालचाल बताते रहना। ये बताओ, व्हाट्सएप चलाती हो या नहीं? अगर नहीं चलाती हो तो आज ही इंस्टॉल कर लो। मेरी वीडियो कॉलिंग पर बड़ी माँ से बात भी करा दिया करना। हाँ चलाती हो ना युग जी, लिखिए ना नंबर मेरा 98934। अमोदिता युग को अपना नंबर दे देती है। अमोदिता अपने आप पर गर्व करते हुए कहती है, हम गांव में रहते हैं तो क्या हुआ? आप भूल रहे हैं हमने एनएम का कोर्स किया है, पढ़े लिखे हैं हम भी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ याद दिला दिया। अब तुम्हारा नंबर अमोदिता सिस्टर के नाम से सेव कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, सिस्टर के नाम से नहीं। क्यों, क्या हुआ? सिस्टर के नाम से क्यों नहीं? वो कोई हमें सिस्टर बोलता है ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप ना एक काम कीजिए, हमारा नंबर अमोदिता नर्स के नाम से सेव कर लीजिए। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, ये कर दिया तुम्हारा नाम अमोदिता नर्स के नाम से सेव। अब ठीक है? हाँ ठीक है। युग को अपना नंबर देने के बाद अमोदिता वहां से चली जाती है। इस तरफ रजनी अपने कमरे में थी और बड़े प्यार से अपने हाथों के नाखूनों में रेड नील पॉलिश लगा रही थी। रेड रंग की ही साड़ी उसने पहन कर रखी हुई थी। अपने हाथों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने के बाद वो अपने पैरों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने लग जाती है। वो अपने लेफ्ट पैर की छोटी उंगली के नाखून से नेल पॉलिश लगाते हुए अंगूठे की ओर बढ़ रही थी। उसने अपनी तर्जनी उंगली तक नेल पॉलिश लगाई ही थी कि वो रुक जाती है। रजनी नेल पॉलिश की बोतल को फर्श पर रख देती है। रजनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो सी गई थी, कुछ याद कर रही थी। देखते ही देखते उसकी बाईं आंख में से एक आंसू निकल आता है और सीधा उसके बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर गिर जाता है। जब वो आंसू उसके अंगूठे पर गिरता है तो वो देखती है कि उसके अंगूठे पर नाखून नहीं था। उसके अंगूठे पर बस मांस था, नाखून नहीं, जिस कारण वो अपने अंगूठे पर नेल पॉलिश नहीं लगा सकती थी। रजनी बड़े प्यार से अपने अंगूठे पर हाथ फेरने लग जाती है। रजनी की आंखों में आंसू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस अंगूठे के नाखून का ना होने के पीछे कोई काला अतीत छुपा हुआ हो, एक ऐसा अतीत जो आज तक उसने किसी को नहीं बताया। रजनी बैठी ही हुई थी कि तभी उसके कमरे के अंदर हलचल महसूस होती है। जब वो पीछे पलटी तो देखती है कि उसके पीछे अमोदिता मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। रजनी अपनी जगह पर से खड़ी होते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू कब आई? और ये बता, युग का बाल लाई या नहीं लाई? अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती, वो तो अपनी सुध-बुध खोकर खड़ी हुई थी। रजनी अमोदिता को हिलाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, युग का बाल लाई या नहीं लाई? अमोदिता अपना हाथ सामने करते हुए उसकी मुट्ठी खोलते हुए कहती है, लाई हूँ ना माँ, ये रहा। रजनी अमोदिता की हथेली पर से वो बाल उठाते हुए कहती है, शाबाश, मुझे पूरा यकीन था कि तू युग का बाल जरूर लेकर आएगी। आखिर तो बेटी किसकी है, एक सौदा इनकी। इतना कहकर रजनी उस बाल को एक सफेद कागज के अंदर लपेटकर अलमारी के अंदर बंद कर देती है। अलमारी लॉक करके जब वो पीछे पलटती है तो वो देखती है कि अमोदिता अभी भी वैसी ही खड़ी हुई थी जैसी बाल देते वक्त थी। रजनी अमोदिता के पास जाते हुए कहती है, अरे अमोदिता, तू ठीक तो है ना? जब से आई है कुछ खोई खोई सी लग रही है। तेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी में कुछ हुआ है क्या? अमोदिता बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी में। रजनी भिन्नाते हुए कहती है, ये तू पहेलियां क्यों बना रही है? सीधे सीधे बताना बात क्या है? अमोदिता एक ही सांस में रजनी को सब कुछ बता देती है जो भी उसके साथ ग्रेवयार्ड कोठी में हुआ था। अमोदिता अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, माँ, वो यक्षिणी तो बहुत ही घटिया औरत है। वो लड़कियों को भी नहीं छोड़ती। वो तो मेरे साथ भी संभोग करना चाहती थी।
वो तो अच्छा हुआ युग जी सही वक्त पर आ गए, वरना आज तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। ये तू क्या बकवास कर रही है? भला एक औरत दूसरी औरत के साथ कैसे ये सब कर सकती है? तू पागल हो गई है क्या? मुझे पता था तुम कभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी। तुमको मुझे पागल समझना है तो समझो, पर मैं सच कहती हूँ, उस कोठी में कोई तो था जो मुझे छू रहा था, और ऐसी ऐसी जगह की मुझे तो तुमको बताने में भी शर्म आती है। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, अमोदता, हो सकता है कि यक्षिणी ने तेरे साथ ऐसा इसलिए किया हो ताकि तू युग पर डोरे न डाले। युग एक मर्द है और यक्षिणी को भी तो मर्द पसंद है, वो भी उसके साथ संभोग करना चाहती होगी। और गौर करने वाली बात ये नहीं है कि यक्षिणी ने तेरे साथ क्या किया, गौर करने वाली बात तो ये है कि यक्षिणी उस कैद से आजाद हो गई है। पर माँ, मैंने देखा था वो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और ताबीज भी बंधे हुए थे, फिर वो यक्षिणी उसके कमरे से आजाद कैसे हो सकती है? जितना मुझे लगता है उस हिसाब से तो हो सकता है कि युग ने वो दरवाजा खोला हो और वापस से लगा दिया हो ताकि किसी को खबर ना हो। तुझे नहीं पता, आजकल के नौजवानों का खून ना बहुत गर्म होता है। वो अक्सर वही काम करते हैं जो उन्हें करने से मना किया जाता है। अमोदिता बड़े ही ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन रही थी और एक हद तक उसे उसकी माँ की सारी बातें ठीक भी लग रही थी।